आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशन ऐसा होता है जो मतलब ना तो छोड़े बनता है और ना रखने बनता है। मतलब कि उसके साथ हमारा एक कार्मिक बॉन्ड है जहाँ पर हम चाह तो रहे हैं उस पर्सन से दूर जाना या उसके साथ रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म करना, बट मतलब चाहते हुए भी हम उस रिलेशन को तोड़ नहीं पाते हैं, या फिर वो जो पर्सन है हमें हर बार ट्रिगर करता है या हमें हर बार हर्ट करता है। ऐसे रिलेशंस को हम कार्मिक रिलेशंस कहते हैं। ये रिलेशन आपका आपके पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, किसी का अपने फादर के साथ, मदर के साथ, कि ये मतलब ऐसा रिलेशन है कि आप अपने फादर या मदर के साथ अपना रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते हैं और हर बार आपको हर्ट होना पड़ रहा है। या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर या कोई कज़न या कोई फ्रेंड, या आपका बॉस है, आपका कोई कलीग है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में है लेकिन आप चाहते नहीं हो कि वो आपकी लाइफ में रहे। मतलब अगर आपको मौका मिले तो आज ही आप उस पर्सन को चेंज, मतलब उस पर्सन की जगह आप डिलीट मार दो उस पर्सन को ही अपनी लाइफ से। बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे। आप उनको डिलीट नहीं मार सकते हो अपनी लाइफ में से। या आपके मे बी जो सिबलिंग्स हैं आप उनको डिलीट नहीं मार सकते अपनी लाइफ में से। हो सकता है आपका कार्मिक लाइफ पार्टनर हो, वहाँ पे हो सकता है कि आप डिवोर्स ले लो, बट डिवोर्स के बाद भी एक पैटर्न रिपीट होता है कि अगर आपने वो मैरिज कार्मिक मैरिज थी, इस पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी कि जो स्पाउस वाले रिलेशनशिप होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं अदर देन स्पाउस, जहाँ पे अगर मतलब आप स्पाउस में रिलेशन में हो तो वहाँ तो आप फिर भी डाइवोर्स का ऑप्शन भी होता है, बट वो भी काम नहीं करता है जब तक कि आप पूरी तरीके से उसके साथ भी कर्मा रिलीज नहीं कर लोगे। बट अगर आप अदर देन स्पाउस रिलेशनशिप की बात करते हो तो आप वहाँ से उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक रिलेशन हो। अगर आपका कोई फादर है, मतलब जो भी आपके फादर हैं वो आपके फादर ही रहेंगे। अगर वो आपकी, जैसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे बाप बेटे के आपस में नहीं बन रही है, या मदर के साथ अगर कोई इशू है, मदर मदर इश्यूज हैं, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए उनसे दूर होने की, बट कहीं ना कहीं आपको फिर वापस आप उसी लूप में आके फंस जाते हैं। वापस आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको वापस उन्हीं लोगों के साथ आपको डील करना ही पड़ता है। और इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका अपना सेल्फ दब जाता है, आपके अंदर वूंड्स आ जाते हैं, आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास आ जाते हैं, या आपका कोई ना कोई चक्रा जो है वो हर्ट हो जाता है। तो अब इस रिलेशनशिप को करना कैसे है, कैसे हम हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है जो भी चीज़, जो भी ट्रिगर आपको हो रहा है, जिस भी पर्सन से ट्रिगर हो रहा है, आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये पर्सन है जिसकी वजह से मैं हर्ट होती हूँ। अब हर्ट होने में क्या फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे ना हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी। वो पर्सन भी जो है वो एक एनर्जी है, आप भी जो है वो एक एनर्जी है। तो दो एनर्जीज हैं यहाँ पे, आप और सेकंड पर्सन। अब दोनों एनर्जीज या तो सेम वाइब्रेशन पे नहीं मैच हो रही हैं, इसलिए बार बार हर्ट हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे जो एंगर, आपके अंदर एंगर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। हम फ्रीक्वेंसी चार्ट एक शेयर कर दूंगी मैं। फ्रीक्वेंसी चार्ट क्या कहता है कि अगर आप एंगर फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं, इट्स अ लोअर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं और हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो एंगर है बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी। आप लोअर फ्रीक्वेंसी को जब सामने वाले बंदे को दे रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा भी एंगर से ही ऑपरेट करेगा, यानी वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी से ही ऑपरेट करेगा। तो या फिर आपका फियर हो सकता है, बचपन में
कोई ऐसा फियर रहा हो फादर के साथ, या सपोज करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बाप और बेटे का हमेशा कोई इशू रहता है, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या चीज़ों को बचपन से ही हर टाइम ब्लेम कर रहे हैं। बाप बच्चे को ब्लेम कर रहा है या बेटा बाप को ब्लेम कर रहा है, कंप्लेंट मूड है, हर टाइम एंगर है, एक दूसरे से खुल के बात नहीं होती है। तो यहाँ हमको सबसे पहले तो जाना है इनर चाइल्ड में, बचपन से, कि क्या कम्युनिकेशन गैप रहा है हमेशा बाप और बेटे के बीच में, वो क्यों रहा है। ये देखना होगा कि क्या फादर का भी अपने फादर के साथ कम्युनिकेशन गैप था। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पैटर्न चल रहा होता है जहाँ पे सेम रिपीट हो रही होती हैं चीज़ें। फादर का अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर इनका अपने बेटे के साथ भी मतलब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अब इस पैटर्न को हमें वहीं पे ब्रेक करना ज़रूरी है, नहीं तो आप मतलब इस बच्चे का भी, उसका आगे जो अपने बच्चे होंगे उसमें भी इनको सेम ही रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमें एड्रेस क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है। जब तक बाप बेटे को कंप्लेन कर रहा है, एंगर है, फियर है, कोई गिल्ट है, कोई शेम है, ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं। एंड योर आउटर वर्ल्ड इज योर इनर वर्ल्ड, मतलब आपका अंदर जो चल रहा है वही आपका आउटर रिफ्लेक्शन है। योर अंदर आपके चक्रास में जो भी फ्रीक्वेंसी से आप ऑपरेट कर रहे हो वही फ्रीक्वेंसी आप सामने वाले को दोगे और सामने वाला वापस आपकी तरफ देगा। अब हम एड्रेस करते हैं कि क्या फादर ने सेम तरीके से हमेशा बच्चे को फ्रीक्वेंसी दी है, फादर ने क्या हमेशा एंगर दिया है बच्चे को। बचपन में जब बच्चा छोटा था वहाँ पर उसने हमेशा, फादर ने फियर दिया, गिल्ट दिया, कंप्लेंट दी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बचपन में जैसे कंपेयर किया जाता है किसी के साथ, उसका बच्चा देख वो तो ये बन गया, तू तो नहीं बन पाया, या कि सिबलिंग्स में आपस में कंपेयर किया जाता है कि एक बच्चा हो सकता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहा है अपनी थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन उसके ऊपर एक पीयर प्रेशर हमेशा रहा है, क्योंकि अब वो या तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके ऊपर का अलग ही प्रेशर रहेगा क्योंकि उससे उम्मीदें माँ बाप को बहुत ज़्यादा हैं। या फिर एक बच्चा है जो कम मार्क्स लाता है या कम अपनी लाइफ में मतलब इजी गो बंदा है, बट उसको कंपेयर किया जाता है उस बच्चे से, उस सिबलिंग से जिसको जो हायर स्कोर करता है। तो इस बच्चे का अपना इनर चाइल्ड का ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है और इस बच्चे का अपना इनर चाइल्ड का ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे ना हमें पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं करनी है या उनको ब्लेम नहीं करना है कि आपने हम दोनों बच्चों में डिफरेंस क्रिएट किया या आप लोगों ने हम लोगों को इनर चाइल्ड ट्रॉमास दिए। यहाँ पे समझने की बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों को बेस्ट ही दे रहे थे, लेकिन शायद उस टाइम में जो सिनेरियो होता है या सोसाइटी बिलीव्स हैं या उन पेरेंट्स के जो अपने खुद के इनर चाइल्ड ट्रॉमास रह चुके हैं, उन पेरेंट्स के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है। तो वो खुद एक विक्टिम माइंडसेट से आते हैं, वो खुद हमेशा अपनी लाइफ में कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो सेम चीज़ पैटर्न रिपीट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। अब यहाँ पे ये जो दो बच्चे हैं जो सिबलिंग्स हैं, यहाँ पे इनको होल्ड लेना है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है हाँ ये मेरा इशू है। लाइक अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ले कि हाँ ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ है, दूसरा बच्चा भी एक्सेप्टेंस लेता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, एक्सेप्ट तो कर लिया। अब नेक्स्ट आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है। हाँ बहुत मुश्किल होगा, इनिशियली तो लगेगा यार मैं एक तो मेरे साथ गलत किया इन लोगों ने, ब्लेम आएगा, ज़रूर आएगा, गुस्सा जब इतना अंदर भरा हुआ है तो गुस्सा तो आएगा। बट यहाँ पे आपको वो रखना है, उनके साथ एक सिंपथी रखनी है। जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है इसमें फियर, गिल्ट, शेम, एंगर जो भी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, और उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे ऊपर एक्सेप्टेंस है।
एक्सेप्टेंस पे जाते ही ये एंगर, फियर, गिल्ट, ये है 30, 40, 50 वाली फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद आप पहुंच जाते हो एक्सेप्टेंस, ये है 350 की फ्रीक्वेंसी। 350 के बाद आता है लव। लव की फ्रीक्वेंसी है 500 और उसके ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। ये साइंस है। आपने अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है, अपने आप को भी माफ़ करना है, अपने पेरेंट्स को लव देना है, अपने आप को भी लव देना है। आपने यहाँ क्या किया, लोअर फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसम्यूट। लोअर फ्रीक्वेंसी एंगर, गिल्ट, शेम, कंप्लेन, ब्लेम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके नेगेटिव इमोशंस हैं। पहली बात तो ये समझना, नेगेटिव इमोशंस होना कुछ गलत नहीं है। हर एक इंसान में ये इमोशंस होते हैं। ब्लैक है तो वाइट है, अच्छा है तो बुरा है। हम डुअलिटी वर्ड में हैं। यहाँ पे किसी के लिए गुस्सा होना, किसी के अंदर फियर होना, या पेरेंट्स का इस तरीके से रिएक्ट करना, कंपैरिजन करना, ये बहुत नॉर्मल है। स्पेशली हमसे पहले वाली जनरेशन में पेरेंटिंग वर्ड शायद पता भी नहीं था और ये नॉर्मल होता था। बहुत बच्चों को पिटाई तक होती थी, बुरी तरीके से मारा भी जाता था, स्कूल में भी बहुत पिटाई होती थी। अभी आजकल तो हम बच्चों को ज़रा सा भी कुछ नहीं कह सकते हैं, बट वो ट्रॉमास शायद तब होते भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं होता था कि ये कोई ट्रॉमा बन रहा है। बट उसका जब इम्पैक्ट आज हमारी लाइफ में आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी जो भी आज लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमारे इनर चाइल्ड में से ऑपरेट हो रही है। तो अब क्या करना है, हमने एड्रेस कर लिया, ठीक है मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ब्लेम है, मेरे अंदर कंप्लेंट है, और मुझे मेरे पेरेंट्स की ये वजह से मेरे अंदर ये ट्रॉमा आज भी है और मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो आप सामने से 3D में जाके अगर पेरेंट्स से बात करोगे तो चांसेस हैं कि लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है और आप अपनी जगह ठीक हो। आपको 6 दिख रहा है, उनको 9 दिख रहा है, तो नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट होने वाला है। तो वो सामने से जाकर अगर आप ये बोलोगे कि आपने ऐसा किया था, आपने मुझे कंपेयर किया, या आपने मेरे को ये सुविधाएं नहीं दी, या ये आपने मुझे मारा था, तो वो अपनी जगह पेरेंट्स ठीक होंगे, वो कहेंगे हमने तो कभी ऐसा भेदभाव किया ही नहीं, हमारे लिए तो दोनों ही बच्चे बराबर थे। बट अब वो सच, जो आपका सच है वो भी सच है और जो उनका सच है वो भी सच है। अब वो सच बदल नहीं सकते हैं और ना ही पास्ट में जाके उस इंसिडेंट्स को या उस चैप्टर को हम डिलीट मार सकते हैं। ना हम पेरेंट्स को डिलीट मार सकते हैं अपनी लाइफ में से, या अपने सिबलिंग्स को डिलीट मार सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक और चीज़ है कि हो सकता है ये इस जन्म का हो या पिछले किसी जन्मों में आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ बाप और बेटे की नहीं बन रही है तो वो कोई ना कोई पास्ट कर्मा है उन दोनों का, जो पिछले जन्मों से चलता आ रहा है, और हो सकता है वो अगले जन्मों तक भी चले अगर हम उसको यहीं पे एड्रेस नहीं करेंगे। सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा कहता है आप जो दे रहे हो वो घूम के आपके पास वापस आ रहा है। तो अगर बार बार आप कंप्लेंट दे रहे हो, तो अगर बाप को बेटे से कंप्लेंट है तो बेटे को भी बाप से कंप्लेंट होगी। बाप और बेटे में अगर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वही जारी है, ये चलता रहेगा पैटर्न। ये फिर आगे बेटे में जाएगा और आगे बेटे में जाएगा, और पीछे भी फादर का अपने फादर के साथ चलता हुआ ये पैटर्न आ रहा है। ब्रेक कैसे लगानी है, सबसे पहले आंख बंद करनी है और सामने विजुलाइज करना है। अगर बाप और बेटे का है जैसे, तो अपने फादर को विजुलाइज करना है। अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं तो उनकी एक फ़ोटो ले लीजिए, अपने सामने रखिए, और उनसे आपको जो भी एंगर है, जो भी कंप्लेंट है, जितना गुस्सा है, एक बार निकाल लीजिए। उस फोटो पे गालियाँ देनी है, गुस्सा जो भी है आप उस पर निकाल लीजिए। डायरेक्ट आप किसी फादर को इस तरीके से करने जाएंगे तो फिर से लड़ाई होगी और वो वापस से आपको वही देंगे, तो वो पैटर्न कभी ब्रेक नहीं होगा।
बट अंदर रखेंगे तो वो ट्रॉमा बनेगा। तो अंदर भी नहीं रखना है और जाके उनको बदतमीज़ी से मतलब डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, उनकी फ़ोटो ली या फिर आपने आँख बंद करी, सामने विजुलाइज़ करेंगे। अगर आपके सिबलिंग हैं, फ्रेंड है, कोई भी रिलेशन है जिसके साथ आपको अपना रिलेशनशिप हील करना है, उनको जस्ट विजुलाइज़ करना है। जैसे आमने सामने आप दो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर जितना गुस्सा हो आपका वो सब निकाल लीजिए। जो इंसिडेंट्स आपको याद आता है कि बचपन में आपने मुझे मारा था, बहुत तेज़ मारा था, लेकिन क्योंकि आप छोटे बच्चा थे तो रिएक्ट नहीं कर पाए। तो ये भी कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को मारते हैं और बच्चा भी सामने से चाहता है कि मैं बड़ा होता ना तो मैं इनको देखता, इन्होंने एक चांटा मारा ना, मैं 2 चांटे मारता। तो अब बच्चा बेचारा है, वो मार तो नहीं पा रहा, लेकिन उसने थॉट तो क्रिएट कर दिया कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इनको बताऊंगा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो बता रहा है, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट ग्रोन ग्रोन पर्सन है। बट क्या यही सेम उनके बच्चे भी यही सोच रहे होंगे? तो अब यहाँ पे आप निकालिए जितना गुस्सा है उनके लिए, आपने मुझे ऐसे मारा था, या आप कंपेयर करते थे, या आपने मुझे वो नहीं करने दिया लाइफ में जो मैं करना चाहता था। जैसे 3 इडियट मूवी बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए कि आप पैदा होते से ही आपने शायद डिसाइड कर लिया था कि आपका बेटा इंजीनियर ही बनेगा। तो अब वो इंजीनियर बन गया, उसने जॉब भी कर ली, बट एक दिन वो आता है घर पे कि मैंने ये जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। और फादर ने आते ही उसे मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके दोस्त या उनकी जो समाज में एक रेपुटेशन है या लोग क्या कहेंगे के लिए कि हाय इनका बेटा अब इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग करके घर घर पे आ गया है, नौकरी छोड़ दिया। अब अनसर्टेन एक फियर क्रिएट हो गया है फ्यूचर का लेके। फादर फियर में आ गए कि अब इसका क्या होगा। तो वो फियर, एंगर और फियर, फिर कंप्लेंट, गुस्सा, ये सारी चीज़ें मल्टीपल, एक इमोशन नेगेटिव क्रिएट होता है ना, उससे एक लूप क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इमोशन सेम ही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोअर लोअर इमोशन आया है तो लोअर ही आएगा। यहाँ पे अगर फादर उस टाइम पर बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ ठीक है तेरी चॉइस है, हम सब ऑलरेडी अपना एक सोल प्लान लेके आए हुए हैं, कौन क्या करने वाला है अपनी ज़िंदगी में, वो कम नंबर लाने वाला बच्चा भी अपनी लाइफ में क्या कहाँ तक पहुँच सकता है, ये ऑलरेडी वो अपने सोल प्लान लेके आया हुआ है। सोल प्लान एक बुक है, आप लोग वो बुक पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है उसका भी एक सोल प्लान है, किस कहाँ जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किससे शादी होगी, कब होगी, क्या बच्चे होंगे, क्या क्या, वो उसकी पूरा एक रोड प्लान है। अब यहाँ पे फादर क्योंकि अपने कहीं ना कहीं अंदर के डर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है क्योंकि उनके बचपन में उनके साथ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था जहाँ पर वो करना कुछ और चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनकी जिम्मेदारियां थी अपने घर में, या एक ऐसा रोल वो प्ले कर रहे थे जहाँ पे उनको बहुत अच्छा राजा बेटा बनना था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर के चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया। हो सकता है उनको पता भी नहीं था या सोचा भी नहीं कि वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप से ही एकदम डिस्कनेक्टेड थे। बट क्योंकि अब जो बेटा है वो अपने आप से कनेक्ट होना चाहता है, वो करना चाहता है जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था, लेकिन आसपास के लोग या सोसाइटी नॉर्म्स या आपकी एक रेपुटेशन उस चीज़ को रोक देती है कि हो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा ये कैसे कर सकता है। अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है, अभी हम लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, माइंडफुल हो चुके हैं, इतना अभी नहीं है, बट वो टाइम का जो ट्रॉमा है वो हमेशा रहता है। तो अब हमें कंप्लेंट ना करते हुए सीधा एक्शन मोड में आना है। आंखें बंद करके जो भी आपके अंदर गुस्सा है वो निकालिए। फॉरगिव प्रेयर भी करेंगे जिसमें हम सामने वाले को माफ़ कर रहे हैं
और अपने आप को भी माफ़ कर रहे हैं, और एक डिवाइन वाइट लव एनर्जी सामने वाले को भी देंगे और अपने आप को भी देंगे। कैसे? विजुलाइज कीजिए कि आपके फादर आपके सामने बैठे हैं। आपने अपना सारा गुस्सा, सारी कंप्लेन उनको बता दी है। और अब आपका मन एकदम हल्का हो गया है। आपने अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल ली है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, एक्सहेल। अब आप उनसे बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस जन्म के, पिछले सभी जन्मों के जाने अनजाने मैंने कहीं भी आपको हर्ट किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अभी आप जो सन है वो अपने फादर से फॉरगिव प्रेयर कर रहा है। अब वो अपने आप को भी फॉरगिव करें। मैंने आपकी वजह से इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्मों में अपने आप को भी हर्ट किया, क्योंकि देखिए जहाँ लड़ाई होती है वहाँ हर्ट एक बंदा नहीं होता है। अगर वो बंदा गुस्सा कर रहा है तो दुखेगा तो उसको भी, हर्ट तो दोनों ही पार्टी होंगी, चाहे गलती किसी की भी हो। तो यहाँ पे अपने आप को भी माफ़ कर देना। मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू। यहाँ पे आपने उनसे भी माफ़ी मांग ली और अपने आप से भी। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसा होता है कि मन में इतना ज़्यादा मतलब मन मुटाव हो चुका होता है, अपने अंदर इतना गुस्सा भरा होता है कि शायद ये करते हुए भी ना आपका मन ना कर रहा हो। अंदर से आपको लगे कि यार मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, या मैं क्यों ये सब करूँ। बट मतलब इस बंदे ने तो मेरा पूरी लाइफ ख़राब कर दी। हो सकता है कि आप अगर वो बच्चा है जो करना तो कुछ और चाहता था लेकिन आज कुछ और कर रहा है, शायद कुछ भी नहीं कर रहा है, शायद आज वो डिप्रेशन में है, या इवन सुसाइड लेवल तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको आप समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि लाइफ जा चुकी है, उसके ईयर जा चुके हैं जहाँ पे वो कुछ कर पाता बट वो कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पे हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा हो अंदर, लेकिन बहुत आपको सिर्फ इतना याद करना है, उस पर्सन का, फादर का या बेटे का आप चेहरा विजुलाइज मत करें, क्योंकि हो सकता है चेहरे से आपको फिर से गुस्सा आ जाए, फिर से आपको कंप्लेंट आ जाए, या आपका मन ही ना करे कि मैं क्यों माफ़ कर दूँ उसमें, वहाँ ईगो आ सकती है। तो यहाँ पे आपको खाली एक एनर्जी के तौर पे देखना है कि वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक सोल है, मैं भी एक एनर्जी हूँ, मैं भी एक सोल हूँ। और पिछले जन्मों में ये सब चलता आ रहा है पिछले जन्मों से, तो मुझे उस चीज़ को रिलीज़ करना है। किस लिए रिलीज़ करना है? ताकि मैं पीसफुल हो सकूं, मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। अभी तक अगर मैं कुछ नहीं भी लाइफ में कर पाया तो एटलीस्ट मैं आगे की लाइफ को तो बचा सकता हूँ, या अपने आने वाली जनरेशन को तो सेव कर सकता हूँ एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको उनको सिर्फ इसीलिए माफ़ कर देना है और ख़ुद को भी इसलिए माफ़ कर देना है क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है ये सब कुछ भी जो कर्मा साइकिल भी है ये भी ऑलरेडी प्लान्ड है। क्योंकि अगर उनके साथ आपका पिछले जन्म का कर्मा है तो वो तो आप पैदा होने से पहले ही वो सोल प्लान का पार्ट है, तो वो आपका रोल, बस खाली आप एक रोल निभा रहे हैं। तो जब वो एक किरदार की तरह आप रोल प्ले कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए अपने आप को और माफ़ कर दीजिए उनको और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आप उनको हो नोपोपो करेंगे और उनको फॉरगिव प्रेयर करके रिलीज़ आउट करेंगे। एंड में आप, अगर आपको हल्का फील होता है, आपको लगता है कि हाँ मतलब मुझे अब बेटर लग रहा है, एंड में आप उनको
वाइट लाइट दे सकते हैं। अपने हार्ट से उनके हार्ट में एक वाइट कलर की थ्रेड लाइक एक स्ट्रिंग जाते हुए विजुलाइज करेंगे और अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा में फील कीजिए आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू। देखिए, जो भी बंदा सामने वाला है जो आपको हर्ट भी कर रहा है, वो हर्ट क्यों कर रहा है आपको? क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं वुंडेड है। कोई खुश इंसान दूसरे को दुखी कभी नहीं करेगा। अगर वो खुद दुखी है इसीलिए वो आपको दुखी कर रहा है, तो उसको इतना लव दीजिए कि वो अपनी दुनिया में इतना खुश हो जाए कि वो आपको कभी कंप्लेंट करे ही ना या आपको कभी हर्ट करे ही ना। तो आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, डिवाइन लाइट टू यू। आप अपनी ज़िंदगी में आगे के जितने भी जन्म हो या ना हो, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन और डिवाइन की लाइट मिले और सेम डिवाइन की लाइट मुझे गाइड करे और प्रोटेक्ट करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप उनको हग कर सकते हैं वर्चुअली, मतलब ऐसे सामने फ़ोटो को ऐसे हग कर सकते हैं, नहीं तो आप विजुलाइजेशन में उनको हग करके बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। ये आपको कब तक करना है? देखिए, मुझे शायद 5 साल हो चुके हैं। मैं 2-3 रिलेशंस हैं मेरे जिन पे मैंने बहुत काम किया है, अभी भी कर रही हूँ। बहुत हद तक चेंज हो चुका है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैंने यही किया है। टच वुड, आज मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत बहुत बेटर हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, अभी माइंडफुल रहती हूँ मैं। जहाँ मुझे फिर से लगता है कि हाँ, ये ट्रिगर आ रहा है या हर्ट हो रहा है, तो पहले मैं रिएक्ट करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी शायद थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ और बैक लेके समझने की कोशिश करती हूँ अभी भी मेरे अंदर क्या ये पेन है, क्या मेरे को अभी भी ये हर्ट हो रहा है। वापस से अपने इनर उसमें चली जाती हूँ, अपना इनर वर्क करती हूँ, वापस से उनके साथ लव सेंड करती हूँ। और ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक, अगर आप ये सोचें कि जैसे हमने घर में दिवाली की सफाई करी, बहुत अच्छे से सारी सामान बाहर निकाल के बड़ा अच्छा सा क्लीन कर लिया, पर क्या पूरे साल हमें सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। एवरी डे हम मॉपिंग या अपने घर की सफाई, नॉर्मल सफाई तो करते ही है ना। ठीक है, हम उतनी डीप क्लिनजिंग नहीं करते हैं जितना हम दिवाली के टाइम पे करते हैं। तो एक बार आप डीप क्लीनिंग कर लीजिए बहुत अच्छे से बैठ के, 1 घंटा अगर आपको इस प्रोसेस में लगता है, वैसे इतनी देर नहीं लगेगी आपको, 15-20 मिनट भी जैसे जैसे आपको आएगा। देखिए, अगर कंप्लेंट ज़्यादा है, वूंड ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा आपने इनिशियली दे दिया एक बार, बाद में आपको ना दिवाली की सफाई तो हो गई। आपकी अंदर का जितना कचरा था, आपने पता नहीं कितने जन्मों का था, ये भी नहीं है कि इसी जन्म का है, आपको मालूम भी नहीं है कि पिछले पता नहीं कितने जन्मों से आप उसके साथ एक कार्मिक अकाउंट लेके चल रहे हैं। तो आपको पास्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से जन्म में क्या हुआ था या क्यों हुआ ऐसा। आप आज को ठीक कर लीजिए, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा और पास्ट भी ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही उनको फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना है। बैठेंगे वहाँ पे, ये सफाई होएगी, और एवरी डे, या जैसे हम थोड़े थोड़े टाइम में अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब ट्रिगर मिलेगा फिर से सेम करना है। जब तक टिल योर लास्ट ब्रेथ, आपको जब जब कोई भी पैनिक अटैक, ट्रॉमा या सामने वाले के लिए फिर से कोई ट्रिगर आता है, आप सिंपल यही प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है, जो मैं अपनी लाइफ में मैंने इसी तरीके से मतलब रिलीज़ किया है, इसी तरीके से अपने आप को हील किया है, कर रही हूँ अभी भी। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ईजी थिंग। बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये करने से, देखिए, मैंने सामने वाले में बहुत डिफरेंस देखा है, मतलब 360 डिग्री एक्सपीरियंस है मेरा, 360 डिग्री मैंने उनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। बिना मेरे मुंह खोले सामने वाला बंदा अचानक से चेंज हो गया।
तो आप भी ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और करके देखिए। अगर आपको भी ये हेल्पफुल रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और भी शायद कोई लोग ऐसे हों जो ये देख रहे हों वीडियो और उनको लगता है कि ये वर्क नहीं करता है। और अगर आपका वर्क किया है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपके अराउंड कौन लोग ऐसे हैं जो अपने ही अंदर अंदर घुट रहे हैं, अपने अंदर अंदर कितने हर्ट्स, कितने ट्रॉमा को लेके बैठे हैं। अगर आपके कोई अराउंड ऐसा इंसान आपको लगता है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरी इंटेंशंस हमेशा यही हैं कि जो मैं अपने लिए चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं वो आप सब लोगों तक शेयर कर पाऊँ। और मेरा मिशन यही है टू स्प्रेड सेल्फ लव। एंड सेल्फ लव का बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक टूल है, ये एक तरीका है जहाँ पे सेल्फ लव में आप खुद को माफ़ करते हो और अपने अंदर जो भी डार्कर साइड है उसको हील करते हो। तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी अपने स्पाउस के लिए। अगर आपका स्पाउस कार्मिक है तो कैसे आप उसको हील कर सकते हैं। थैंक यू।